हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। बिहार शिक्षक बहाली का हम लोग जो टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं उसका जो है दूसरा पार्ट यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। और हर प्रश्न के साथ जो है हम लोग प्रश्नों का एनालिसिस यानी कि प्रश्नों का पोस्टमार्टम भी करेंगे, ठीक है। वैसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनके आने के एग्जाम में पूरे प्रबल चांस बनते हैं। प्रश्न तो 20 हैं, ठीक है। जिसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न तो मात्र 20 हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपको इससे जो है निकलने के चांस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ये जो टेस्ट सीरीज है वो किसके पैटर्न पे है? बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी टेस्ट सीरीज होगा ये टॉपिक वाइज होगा और सब्जेक्ट वाइज होगा। सब्जेक्ट वाइज होगा और क्या होगा? टॉपिक वाइज। तो संविधान से हम लोग प्रश्न उठाए हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है। राष्ट्रपति और जितने भी उच्च अधिकारी हैं जैसे जज वगैरह हैं, ठीक है, उनके वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में या पांचवी अनुसूची में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि दूसरी अनुसूची यानी कि द्वितीय अनुसूची में जो है राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन का प्रावधान दिया गया है। तो चूंकि अनुसूची से संबंधित प्रश्न है तो कुछ अनुसूचियों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस में। तो पहले अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहले अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च अधिकारियों को वेतन दिया गया है, जो प्रश्न था अभी। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ एवं प्रतिज्ञा के रूप में, ठीक है, शपथ के बारे में दिया गया है इसमें, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथी अनुसूची, बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। तो जितने सारे अनुसूची हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, उन जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको मैं सब कुछ जो है क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में निर्धारित है। इसका प्रावधान किस सूची में दिया गया है? कहने का मतलब समझिए कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, संघ सूची है, उसमें राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये जो किस में दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं में या 11वीं में। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन के बारे में दिया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में आप जान चुके हैं। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? कुछ कृत्यों और विनिमयों का कानून सत्यापन दिया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? विक्षेपण के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। अगर जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल कानून भी कहते हैं, वो 10वीं अनुसूची में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 8वां, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना। तो ये देखिए हर पॉइंट क्या है अपने आप में, क्या है, क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रथम संशोधन जो है अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में, ठीक है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? देखिए जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो जो पहली बार जोड़ा गया था 1951 में, वो प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था, वो थी 9वीं अनुसूची। 8 तो पहले से ही थी, तो जो 9वीं जो जोड़ी गई थी 1951 में प्रथम संशोधन करके, ठीक है, वो अनुसूची कौन सी थी? वो थी 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो देखिए 9वीं के बारे में जान चुके हम लोग, पहले संशोधन में जुड़ा था। जो 10वीं अनुसूची जुड़ी है वो जुड़ा है 52वें संशोधन में 1985 में। 52वें संशोधन में 1985 में जुड़ा है कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जुड़ी है? 73वें संशोधन में, ठीक है, 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी ये सन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वीं यानी कि 74वें संशोधन में, ठीक है, जोड़ा गया है कब? 1992 में, ठीक है। 74 2 बार हो गया है।
कोई बात नहीं। तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है वो किसमें, 74वें संशोधन में जोड़ा गया है, कब, 1992 में। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। मूल भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी थी। ठीक है, जो मूल भारतीय संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का प्रावधान है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, भाषा का प्रावधान है। लेकिन जब अनुसूची बनी थी मूल अनुसूची, तो उसमें जो है सबसे पहले कितनी भाषाएं थी, 10 थी, 12 थी, 14 थी, 16 थी, 18 थी, तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि शुरुआत में जो है 14 भाषाएं थी। और फिलहाल में कितनी भाषाएं हैं, जब हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। देखिए जो सिंधी जोड़ा गया है वो 21वें संशोधन में जोड़ा गया है। सिंधी जो है 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है, 1967 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आते हैं, तीनों जो संशोधन है भाषा संबंधित। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कोमानी भी कहते हैं। ठीक है, कोमानी यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 71वें संशोधन में जोड़ा गया है, कब, 1992 में। 71वें संशोधन में 1992 में जोड़ा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है बोडोमासा। ठीक है, बोडोमासा शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है ये 92वें संशोधन में जोड़ा गया है, कब, 2003 में। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शुरुआत में कितने थे, 14 थे, और यहाँ पे एक 21वें संशोधन में एक बना, एक जुड़ा। ठीक है, 71वें में 3, 4 हो गए, और 4 कौन से, 92वें संविधान संशोधन में, तो कितना हो गए, 8, और 8, 14, 8 कितने हो गए, टोटल 22 हो गए। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता दी गई है। देखिए जो भारतीय संविधान है वो 22 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में बटा हुआ है, 22 भाग में। तो नागरिकता जो है किस भाग में दी गई है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। तो नागरिकता जो है भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। कुल भाग कितने हैं, कुल भाग जो है 22 है संविधान में। ठीक है, पहले भाग में क्या दिया गया है, संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र किसमें दिया गया है, पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता, जिसमें ये प्रश्न था। तीसरे भाग में क्या है, मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। 5 में क्या है, संघ है, और संघ यानी कि केंद्र है। और भाग 6 में क्या है, राज्य है। तो जितने शुरुआती के 6 हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, तो कृपया करके इनको याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास के प्रश्नों पे। ठीक है, किसके, आधुनिक इतिहास के प्रश्नों पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल थे, चार्ल्स कैनिंग था, पामस्टन थे, इनमें से कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, वो थे पामस्टन। ठीक है, पामस्टन था। चार्ल्स कैनिंग क्या था, चार्ल्स कैनिंग तो जो है यहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल था कब, 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह था इंडियन इतिहास में। तो परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं में जान लीजिए। जो 1857 का विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, उसके बारे में कुछ विद्वानों ने कहा है। ठीक है, बी.डी. सावरकर साहब क्या कहे हैं, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली क्या कहे हैं, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन कहे हैं, डिज़रायली। यह पूर्ण विकसित सिपाही विद्रोह था। इसको कौन कहा है, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा है। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा है, यह पूर्ण विकसित सिपाही विद्रोह था। तो ये सब तीनों पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में है, 1857 के विद्रोह के बारे में है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने, नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, लियाकत अली ने। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। ठीक है,
तो अब जितने इम्पोर्टेंट हमारे उस समय के विद्रोह थे और किसने नेतृत्व किया था उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली से थे, ठीक है, दिल्ली से इन्होंने कमान संभाली थी। नाना साहब जो थे वो कहाँ से थे? कानपुर से थे। बेगम हजरत महल जी कहाँ से थी? वो लखनऊ से थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? वो झांसी से थी, ठीक है। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे ये। कुंवर सिंह जी कहाँ थे? जगदीशपुर से थे। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बिहार में जगदीशपुर आता है, ठीक है, तो बिहार संबंधित प्रश्न है। खान बहादुर खान कहाँ से थे? ये बरेली से थे। मौलवी साहब कहाँ थे? ठीक है, अहमदुल्ला फैजाबाद से थी, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला साहब जो है फैजाबाद से थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तात्या टोपे का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? मार्कंडे दास था, रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र शुक्ल था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग जो था वो तात्या टोपे जी का क्या था? वास्तविक नाम था, ठीक है। अब थोड़ा जान लीजिए तात्या टोपे के बारे में। ये भी इनका भी महत्वपूर्ण रोल था 1857 के विद्रोह में। 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने शिवपुरी में इनको फांसी दे दिया, ठीक है। एक दोस्त ने इनको धोखा दे दिया था, पकड़वा दिया, ठीक है, और अंग्रेज इनको पकड़ लिए और कब फांसी दे दिए? शिवपुरी में फांसी दे दिए। कब? 18 अप्रैल 1859 को। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप बताना है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं अपने आप में क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए इसको रखा गया है। ये मत सोचिए कि सर तो इतना तो कठिन नहीं आएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन देखिए हमको तैयारी करनी है तो हम और कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, तो हम इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपके लिए रखे हैं कि एक प्रश्न से जो है कई प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ये बिल्कुल पॉइंट सही है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय साहब ने, उन्हीं के बारे में टोटली ये पॉइंट है, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी स्थापना? वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। उन्होंने डेविड हेयर की मदद से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर की मदद से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। ऊपर भी सही था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल भी सही है। 1815 में उन्होंने आत्मीय समाज सभा की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, नहीं सारे जो है पॉइंट क्या है? सही हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ध्यान रखिएगा अकबर द्वितीय की बात हो रही है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। मैच द कॉलम में भी ये सारे प्रश्न बन के आ सकते हैं, तो आपको जो है हर पॉइंट को याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। देखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे भाई बहन कुछ दिनों से तैयारी कर रहे होंगे सालों साल से, वो इन पॉइंटों को देख के समझ जा रहे होंगे कि हाँ ऐसे पॉइंट जो है एग्जाम में किसी न किसी रूप में बन के आते हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रानड़े जो है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की क्या किए थे? स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानड़े ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानड़े ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, बिल्कुल ये भी सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानड़े ने। कब? 1884 में। डीके कर्वे ने 1993 में विडो रियूनिफिकेशन एसोसिएशन का गठन किया था। विडो रियूनिफिकेशन एसोसिएशन गठन किसने किया था? डीके कर्वे ने। कब? 1893 में। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके सही हैं, और सारे पॉइंट जो है क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी ऊपर के सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, भूगोल के प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, किसके प्रश्नों पे? भूगोल के प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है।
पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी, ठीक है, पपड़ी माने कि भू प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करिएगा, भू प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ क्रस्ट मुख्य रूप से किससे बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, बिल्कुल सही है, इसको सियाल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। SI से सिलिकॉन, AL से एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। परत में जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम शामिल है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन भी शामिल है परत में, सिलिकॉन भी है और एल्युमिनियम है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है अर्थ क्रस्ट पे क्या पाया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन टिक मारना है, ठीक है, ध्यान रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर ठोस वस्तु में देखा है तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। मेंटल मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से क्या बना हुआ है, मेंटल बना हुआ है, ठीक है। देखिए जो ये पृथ्वी है, सबसे ऊपरी परत क्या है, सबसे ऊपरी परत जो है अर्थ क्रस्ट है, उसके निचले पार्ट में क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये मेंटल है, ठीक है। सबसे ऊपरी पार्ट क्या है, ये पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट है। ये जो बीच वाला पार्ट है क्या, वो क्या है, वो मेंटल है। और कोर कौन सा है, कोर जो है सबसे नीचे वाला है, ठीक है, कोर क्या है, सबसे अंदर वाला है, ये ध्यान रखना है। निकिल और लोहे से मिलकर क्या बना हुआ है, निकिल और लोहे से क्या मिलकर बना हुआ है, कोर, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। कोर जो है निकिल और लोहे से मिलकर बना हुआ है। कोर ठोस अवस्था में है, देखिए ये गलत पॉइंट है, ठीक है, ये जो है गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर होगा, कोर निकिल और लोहे से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल, इसको नीफे कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोर जो है ठोस अवस्था में नहीं है। कोर किस अवस्था में है, इसको देख लेते हैं। जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग कोर जो है वो किस अवस्था में है, कोर अत्यधिक दबाव के कारण जो है उत्पन्न अर्ध तरल यानी कि सेमी लिक्विड और प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है। सेमी लिक्विड है या इसको प्लास्टिक अवस्था कह सकते हैं, इस फॉर्म में कोर है, ठीक है। किसके कारण, अत्यधिक दबाव के कारण। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है, ठीक है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विषुवतीय त्रिज्या कितना है, 378 किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है, लगभग में 6400 किलोमीटर जो है, इसका क्या है, विषुवतीय त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि रेडियस है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी कि भू प्रॉपर्टी जो है, नीचे कोर की मतलब कि उसकी ओर से नीचे की ओर जाने से प्रत्येक 32 मीटर के बाद तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्रश्न सारे देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए अगर पृथ्वी है, आप पृथ्वी के तल से अगर नीचे की तरफ आते हैं, कोर की तरफ बढ़ते हैं, तो हर 32 मीटर पे 1 सेंटीमीटर जो है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक चट्टान किसको कहते हैं, आग्नेय चट्टान को, सेडिमेंट्री चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ये आग्नेय चट्टान को, यानी कि इग्नियस रॉक को जो है क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान मतलब कि इससे सारे चट्टान मिलके बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए जो है इसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। देखिए जो आग्नेय चट्टान होता है वो जो निकलता है कहाँ से, ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी से जो निकलता है मैग्मा, ठीक है, जो मैग्मा निकलता है डायरेक्ट, वो जब ठंडा रहता है तो वही क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा और लावा के जमने से बना होता है, ठीक है, लावा और मैग्मा के जमने से बना होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट बनता है, ग्रेनाइट है, पिगमाटाइट है, डायराइट है और ग्रेवा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है आग्नेय चट्टान आते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट जो है पृथ्वी के अंदर से आता है। आग्नेय चट्टान में चुंबकीय लोहा होता है, निकिल होता है, तांबा होता है, सीसा होता है, जस्ता होता है, क्रोमाइट होता है, मैग्नीज होता है, सोना होता है और प्लेटिनम होता है। इतनी सारी चीज़ें जो है क्या पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। तो सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, जिसमें आगे प्रश्न ऐसा दिया हूँ कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, डायमाइट, ग्रेब्रो जो है ये किस तरह की चट्टान है, ये सारे नाम दे देंगे, पूछ जाएगा किस तरह की चट्टान है, ऑप्शन दे देगा इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक दे देगा, आपको जो है टिक मारना होगा। तो ऐसे भी प्रश्न बन के आते हैं। तो सारे जो एग्जाम्पल है, उदाहरण हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। बलुआ पत्थर है, गाद है, गाल है, मिट्टी है, कोयला है और लोएस किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। बलुआ पत्थर, गाद, गाल मिट्टी, कोयला, लोएस, ठीक है, किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है, आग्नेय के, सेडिमेंट्री चट्टान के, रूपांतरित चट्टान के, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान की, यानी कि तलछटी चट्टान के जो है क्या है, ये उदाहरण है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जब
आग्नेय राख जो है या मेटामॉर्फिक राख क्या होता है, टूट के जो है एक परत बाई परत, लेयर बाई लेयर क्या लगते हैं, जमने लगते हैं, तो जो है सेडिमेंट्री राख का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है। तलछटी राख यानी कि सेडिमेंट्री राख में वनस्पति और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, जब देखिए लेयर जमते हैं तो उसमें कोई जीव जंतु मर गया या कोई पेड़ पौधा उसमें गिर गया, लेयर जमता गया तो जीवाश्म तो उसमें बन ही जाएगा। ठीक है, खनिज तेल भी मिलता है बिल्कुल, और खनिज तेल भी किससे बनता है, जीवाश्म से ही बनता है, चाहे कोयला हो चाहे खनिज तेल हो। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, सीमेंट बनने वाली चट्टानें भी पाई जाती हैं। किसमें, तलछटी चट्टान में, यानी कि सेडिमेंट्री राख में। सेडिमेंट्री राख की बात हो रही है, ध्यान रखना है, सेडिमेंट्री राख। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। स्लेट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, फाइलाइट और नीस किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, सारे नाम आपको याद रखने, ध्यान रखिएगा, नाम देके इसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। स्लेट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, फाइलाइट और नीस किस प्रकार की चट्टान है। अग्नि चट्टान के, सेडिमेंट्री के, रूपांतरित के, उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर जाएगा सी, यानी कि रूपांतरित चट्टान के। ठीक है, देखिए जब आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री राख जो है जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर हो या हाई प्रेशर हो, ठीक है, इस तरह से जब कंडीशन बनता है तो जो ये चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो है, किस रूप में कौन सा रूप धारण कर लेता है, उदाहरण कर लेता है रूपांतरित चट्टान का, यानी कि मेटामॉर्फिक राख का निर्माण इस तरह से होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। किलिमाउआ अमेरिका का हवाई द्वीप के किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किलाउआ जो है क्या है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है। सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर जाएगा यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध है किलाउआ। ठीक है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में पाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है कौन, किलाउआ, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। देखिए आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है मौना लाओ, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, हवाई द्वीप पर ही है। ठीक है, दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, मौना लाओ जो है ये भी क्या है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है। अब विज्ञान के प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, केपलर की ग्रहीय गति के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, केपलर की ग्रहीय गति यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ, ठीक है, जो वो है प्लेनेटरी मोशन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके बारे में बात हो रही है तो ये लिख रहा है कि यह सभी ग्रह जो है अंडाकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य इसके एक फोकस पर स्थित होता है। देखिए ये कह रहे हैं कि मान लीजिए सूर्य है तो ये सभी ग्रह जो है एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये केपलर्स का फर्स्ट रूल है कि सभी ग्रह जो है किस में घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, अंडाकार पाथ में घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, अच्छा, ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर होता है। क्षेत्रीय वेग क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये ग्रह ने मान लीजिए कि यहाँ पे इससे दूरी तय कर रहा है, तो ये जो दूरी तय किया है एक टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में, तो ये जो दूरी होगा, एरिया होगा, एरिया, ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, मान लीजिए ये एरिया थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो सेम टाइम पीरियड की बात हो रही है वो एरिया किसके बराबर होगा, वो एरिया इसके बराबर होगा। ठीक है, सेम टाइम पीरियड में। देखिए ये क्षेत्रीय वेग है, ये ध्यान रखना है, जिसको एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये सिंपल वेलोसिटी मत समझिएगा, एरियल वेलोसिटी है। ठीक है, जितना दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगा, जितना नजदीक रहेगा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो ये एरियल जिसको क्षेत्रीय वेग कहेंगे, ये जो हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। किसके लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर क्यूब के, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस के क्यूब है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि जो बुध है वो नज़दीक है सूर्य से, तो वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। जो सबसे दूर है, ठीक है, अरुण वरुण, वो जो है क्या है, सबसे अधिक समय में चक्कर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीसरा रूल फॉलो करते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब का। तो हम लोग तीनों समझ चुके हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊपर के सभी तीनों पॉइंट क्या है, सही है, क्योंकि ये तीनों क्या है, केपलर्स के तीनों रूल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तीनों मैं समझा दिया हूँ, वहाँ पे किसी न किसी रूप में जो है प्रश्न बन के आपके सामने आ सकता है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। भूस्थैथिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखिए नाम यही प्रसिद्ध है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। ठीक है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, 36,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा। यानी कि 36,000 किलोमीटर जो होता है
वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या होती है, पृथ्वी से क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो देखिए मान लें कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, क्या ये मतलब कि ये ऑर्बिट है, ठीक है, जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। अब मान लीजिए सैटेलाइट उसमें घूम रहा है, तो ये दूरी कितनी है, लगभग 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जानना है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर कितने घंटे में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में, और जो ये 24 आवर में, 24 घंटे में, और जो ये सैटेलाइट है ये भी, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ये भी पूरे पृथ्वी का चक्कर जो है 24 घंटे में ही लगाता है, ध्यान रखना है। तो जब एक ही जगह से आप लोग जो है इस सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट जो है एक ही पॉइंट पे स्थिर होता है, क्यों, क्योंकि दोनों के घूमने का समय जो है क्या होता है, लगभग क्या होता है, 24 घंटा ही होता है, इसलिए जो है ये पृथ्वी के एक ही पॉइंट से क्या होता है, ये स्थिर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी यंत्र के सहायता से देखते हैं तब की बात हो रही है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी दूरी है। तो उपग्रह पृथ्वी के चारों एक चक्कर जो है 24 घंटे में पूरा करता है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। संचार उपग्रह को आमतौर पर भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, माने कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है प्रक्षेपित किया जाता है, कि इसको संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि जिससे हम लोग टीवी देखते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, संचार वाला उपग्रह कहते हैं। वो जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी कि इसके वेलोसिटी का मान है, पृथ्वी के लिए इसके वेलोसिटी का मान कितना है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसके वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो हम उस वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंकें, थ्रो करें, कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जहाँ तक काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे वस्तु बाहर निकल जाए। जब ये बाहर निकल जाएगी तो ये अपने आप जो है अर्थ के ऑर्बिट में घूमना चालू कर देगी, उसको इसके वेलोसिटी कहते हैं। कि इस वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए और जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने लगे। तो वो जो है पृथ्वी के लिए कितना इसके वेलोसिटी है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई भी नहीं तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 11.28 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये 11.2 मीटर पर सेकेंड नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में अगर फेंकते हैं तो वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये जो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है ये जो इसके वेलोसिटी है, यानी कि पलायन वेग किसके लिए है, ये चंद्रमा के लिए, ध्यान रखिएगा चंद्रमा के लिए। ये जो है अर्थ के लिए है और ये जो है चंद्रमा के लिए है, तो दोनों को आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। उत्प्लावन बल कार्य करता है, उत्प्लावन बल किस पे कार्य करता है आपको बताना है, तरल पे यानी कि लिक्विड पे, ठीक है, या गैस पे, ठोस पे, अर्धठोस पे, या ए और बी दोनों पे। तो जो उत्प्लावन बल होता है वो ए और बी दोनों पे यानी कि लिक्विड और गैस दोनों पे काम करता है, ठीक है, यानी कि द्रव और गैस दोनों पे काम करता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको फ्लूइड कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्लूइड, ठीक है। उत्प्लावन बल क्या होता है, यह ऊपर की तरफ जो है एक लगने वाला बल है, किसमें, गैस में या लिक्विड में। जब किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं, डालते हैं, तो जो है उसमें अपने आप जो एक बल पैदा होता है जो ऊपर की तरफ लगता है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल जो है कितना होता है, किसी वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्य करता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई वस्तु जो है इसमें डूबी हुई है, तो मान लीजिए वस्तु इतना डूबी हुई है, तो इतने जो इसने क्या किया है, बस जितने इसने लिक्विड को विस्थापित किया है, मतलब हटाया है, वो जो लिक्विड होता है उसके जो क्या है, उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर जो है ये बल क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा बल, वही उत्प्लावन बल। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। एक साधारण लोलक का द्रव्यमान जो है बदलने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कोई साधारण लोलक है, लोलक क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, ठीक है, जो हार्मोनिक मोशन करता है, और यहाँ से इसको जो है मूव करा दिया जाए तो अपने आप क्या करेगा, ये एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या करेगा, अपने आप जो है गति करना चालू कर देगा, ठीक, अपने आप गति करना चालू कर देगा। तो एक साधारण लोलक का द्रव्यमान बदलने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होता है, यानी कि टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई भी नहीं उत्तर हो जाएगा, यानी कि नहीं बदलता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसके द्रव्यमान को इसके मास को, यानी कि इसके वेट को, मास नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं, अगर इसके वेट को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
देखिए क्यों, क्योंकि एक सूत्र है, ठीक है, इसका आपको याद रखना जरूरी है। टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू, एक मिनट, टी इक्वल टू, एक मिनट, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ठीक है। जो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो टाइम पे डिपेंड करता है वो किस पे करता है, जो पेंडुलम की लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए जी तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, 2 पाई भी फिक्स है, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एल के, ठीक है, लेंथ के, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके जो है द्रव्यमान बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है टाइम पीरियड में। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।